बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये क्लास हमारी एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम है कंजंक्शंस। क्योंकि हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, फ्रेजेस, क्लॉजेस वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। अब टाइम आया है कि हम कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस करने के बाद फिर फुल तैयारी के साथ पार्सिंग की तरफ जाएं और फिर यूसेज की तरफ। ठीक है ना। और यूसेज में हमारे पास जाहिर है फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रह गया है। इंशाल्लाह वो कंप्लीट करेंगे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। जी जनाब, हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। ठीक है। चैट रूम में साइट पे खोल रहा हूँ ताकि जो भी सवाल वगैरह हो फौरन आप कर सकें। चलें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शंस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में या वर्ड क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सेंटेंस स्ट्रक्चर में। और जब आप एलिगेंट सेंटेंसेस लिखते हैं तो जाहिर है कि उसमें आपको कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है। जब मैं एलिगेंट सेंटेंसेस कहूँ तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो सेंटेंसेस जिन्हें खूबसूरत बनाया गया है, मैच्योर बनाया गया है कंजंक्शंस यूज करके और डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करके, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस लिखते और अपनी राइटिंग को बोरिंग बनाते और उसकी वो कदर भी ना होती। तो आप कंजंक्शंस को यूज करके छोटे छोटे बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस को क्लॉजेस की शक्ल में आपस में कंबाइन करके अपनी हैंड राइटिंग को, अपनी राइटिंग को सॉरी, मजीद खूबसूरत बनाते हैं और मेच्योर बनाते हैं। तो देखते हैं, डिफाइन करते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट लिंक और कनेक्ट और जॉइन अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। वर्ड्स भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं। और एक बात सुन लीजिए, ये जो वर्ड है ना कंजंक्शंस, ये वर्ड जो है इसमें ही मीनिंग छुपे हैं, इसमें डेफिनेशन छुपी है। CON, कौन का मतलब होता है टुगेदर, कंबाइंड। ठीक है ना। और जंक्शन, जंक्शन का वर्ड आपने सुना होगा शायद रेलवे स्टेशन पर। जब आप कराची के रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो उसका नाम है कराची सिटी स्टेशन, है ना। कैंट स्टेशन, रिंग रोड स्टेशन। लेकिन जब कराची से बाहर गाड़ी निकलती है, हैदराबाद पहुंचती है, तो लिखा आता है हैदराबाद जंक्शन। अब वहां हैदराबाद स्टेशन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो स्टेशन नहीं है, जंक्शन। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहां से बहुत सारी रेलवे लाइंस डिफरेंट डायरेक्शंस में इंटीरियर सिंध के, अंदरूने सिंध के मुख्तलिफ छोटे छोटे ऐसे शहरों की तरफ जा रही हैं, जो कि जाहिर है कि जो हम जानते हैं कि वहां तक हमारी मेन रेलवे लाइन नहीं जा सकती। ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे स्टेशन को जंक्शन कहते हैं। क्योंकि जंक्शन के मीनिंग है वो पॉइंट जहां पर बहुत सारी लाइंस आकर मिल रही हैं। जैसे आपके कमरे में एक जंक्शन बॉक्स लगा होता है, अगर आप देखें तो स्विच बोर्ड होता है, बेसिकली वो जंक्शन बॉक्स है। क्योंकि पंखे का, ट्यूबलाइट का, एनर्जी सेवर का, टेलीविजन का, फ्रिज का, सारे स्विच एक ही डब्बे में होते हैं। तो बेसिकली सबकी लाइंस जो हैं वहां आकर कनेक्ट होती हैं मेन लाइन से। मेन लाइन तो स्ट्रेट गुजर रही होती है वहां से। आपने वहां एक बॉक्स रखा, स्विचेस लगाए और पंखे की लाइन
एक स्विच में मेन लाइन से कनेक्ट कर दी, ट्यूबलाइट की लाइन एक और स्विच लगाकर मेन लाइन से कनेक्ट कर दी। इस तरह से आप बहुत सारी लाइंस एक ही डब्बे में लाकर कनेक्ट करते हैं मेन लाइन से। तो ऐसे डब्बे को, ऐसे बॉक्स को हम कहते हैं जंक्शन बॉक्स। सिमिलरली ऐसे रेलवे स्टेशन को हम जंक्शन कहते हैं, रेलवे जंक्शन कहते हैं, जो रेलवे लाइंस को आपस में मिलाता है, बहुत सारी, तो लूप लाइंस को। इसी तरह से सेंटेंस में भी जंक्शन का इस्तेमाल होता है। वो पॉइंट, वो वर्ड जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। मेरा ख्याल है डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। कंजंक्शंस की एक और प्रॉपर्टी है, conjunctions allow you to form complex, elegant sentences and avoid the choppiness of multiple short sentences. When you write something long and use small, simple sentences, a number of small, simple sentences that make your writing very boring, just burdensome for the reader. If you join these sentences, small sentences, by using correct conjunctions and make your writing interesting for the reader and beautiful. So that is the way, that is the purpose of using conjunction. Make sure that the phrases joined by conjunctions are parallel. Phrases must be parallel, share the same structure. यानी ऐसे phrases जो सेम स्ट्रक्चर्स को शेयर करते हों, आगे हम यूज करेंगे, अभी बताते हैं आपको। देखिए सिलसिला क्या है। देखिएगा, कुछ कंजंक्शंस हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, बता चुका हूँ, उसका जिक्र आया था कब, जब मैं कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ा रहा था। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में चूंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो coordinating conjunctions allow you to join verbs, phrases and clauses of equal grammatical rank in a sentence. Equal grammatical rank का मतलब अगर एक क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो दूसरा क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, आसान बात है। The most common coordinating conjunctions are, अब बहुत सारे कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, वगैरह वगैरह वगैरह। इसकी लिस्ट में एंड में प्रोवाइड करूंगा आपको। ये बहुत सारे हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब जरा गिनना शुरू करें। जो मेन मेन है ना, वो ये है। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। You can remember them by using the mnemonic device. Mnemonic device क्या होती है? यानी आप अल्फाबेट्स को लेकर कोई ऐसा वर्ड टाइप का बना लें, कोई ऐसी निशानी बना लें जिससे आपको याद रहे। तो ये फैन बॉयज, अब फैन बॉयज एक वर्ड बन गया। फैन बॉयज में एफ फॉर, ए फॉर एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। ये याद रखने का आसान तरीका है। फैन बॉयज याद है तो आप समझ जाएंगे कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो मेजर हैं वो याद है। हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ में आई तो मैं इसकी एग्जांपल पढ़ता हूँ, जल्दी से बताइए। ओके, अब देखिए, आई लाइक पिज्जा। अच्छा, ये वर्ड जो है ना, इसको पढ़ते हैं पिज्जा,
पित्जा, पे ते जे अलिफ, पित्जा। ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये इटालियन वर्ड है। इसको पिज्जा पढ़ते हैं, मगर हमारे यहाँ फैशन है पिज्जा पढ़ने का। पिज्जा या पिज्जा नहीं है, ये है पिज्जा। ठीक है। आई वुड लाइक पिज्जा और अ सैलेड फॉर लंच। We needed a place to concentrate. So we packed up our things and went to the library. Jessie didn't have much money, but she got by. अब देखिए यहां पर अगर मैं इन सेंटेंसेस को तोड़ के लिखूं तो एक सेंटेंस बनेगा, आई वुड लाइक पिज्जा, आई वुड लाइक सैलेड फॉर लंच, आई वुड लाइक पिज्जा फॉर लंच। दो सेंटेंसेस बन गई। मैंने और लगाकर खूबसूरत कर दिया इसको, दो अलग अलग सेंटेंसेस बनाने के बजाय। वी नीडेड अ प्लेस टू कॉन्सेंट्रेट, एक सेंटेंस ये बन गया। दूसरा बनता वी पैक्ड अप आवर थिंग्स, ये बन गया। तीसरा सेंटेंस बनता वी वेंट टू द लाइब्रेरी। सवाल ये है कि कैन वी यूज कॉमा बिफोर क्वार्टर। अभी तो बात की बात है यार, अभी ठहर जाओ, अगले पॉइंट में यही डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। जैसी डिडंट हैव मच मनी, एक सेंटेंस ही बन गया। फिर हम कहते हैं जैसी गॉट बाय। ये क्या बात हुई? आपने क्या किया, कंजंक्शन यूज की। अब देखो, आई वुड लाइक पिज्जा और अ सैलेड फॉर लंच। अब पिज्जा और सैलेड ये इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के फ्रेजेस हैं। अगर आप गौर करें, पिज्जा भी नाउन है, सैलेड भी नाउन है। पिज्जा खाने की चीज है, सैलेड भी खाने की चीज है, एक दूसरे की प्रोविजन ऑफ चॉइस आ सकती है। आई वुड लाइक पिज्जा और अ सैलेड फॉर लंच। वी नीडेड अ प्लेस टू कॉन्सेंट्रेट, सो वी पैक्ड अप आवर थिंग्स एंड वेंट अप टू द लाइब्रेरी। अब देखिए दो सेंटेंसेस थे, दो अलग अलग। वी नीडेड अ प्लेस टू कॉन्सेंट्रेट एक सेंटेंस, दूसरा बनता वी पैक्ड अप आवर थिंग्स एंड वेंट अप टू द लाइब्रेरी। हमने दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया, तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर मिलेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा कंपाउंड। लिहाजा कंपाउंड सेंटेंस में हमें कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा, और वो कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी अगर आप दोनों सेंटेंसेस को, दोनों क्लॉजेस को अलग अलग करेंगे तो दो सेंटेंसेस बनेंगे। तो दो सेंटेंसेस क्या बनेंगे, गौर से सुनिएगा। वी नीडेड अ प्लेस टू कॉन्सेंट्रेट, एक सेंटेंस बन गया। वी पैक्ड अप आवर थिंग्स एंड वेंट टू द लाइब्रेरी, दूसरा सेंटेंस बन गया। अब जब मैंने दो अलग अलग सेंटेंसेस बनाए तो बीच से जो सो था ये उड़ गया, गायब हो गया, क्योंकि ये सो अगले क्लॉज का हिस्सा नहीं था। बात समझ में आई? अगले क्लॉज का हिस्सा नहीं था। ये कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान आता है। और जब कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है तो कॉमा लाजिम है। कॉमा लाजिम है। अगर आप कॉमा और ये कंजंक्शन, कॉमा और सो दोनों हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अगर मैं कॉमा और सो दोनों चीजें हटाना चाहता हूं तो क्या करेंगे? तो इन दोनों को हटाकर एक पंक्चुएशन मार्क यूज होता है, उसका नाम है सेमी कॉलन। उसे क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन का मेजर यूज जो है वो क्या है कि इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कॉमा जुड़ा हुआ है, हट जाएगा कॉमा भी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी, तो क्या आ जाएगा? अकेला सेमी कॉलन। अदरवाइज कॉमा भी आएगा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आएगा। ठीक है। हाँ भाई अहमद साहब, ये बात क्लियर हो गई अब आपके जहन में? इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है जैसी डिडंट हैव मच मनी बट शी गॉट बाय। अब ये बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। जैसे डिडंट हैव मच मनी,
शी गॉट बाय। तो अब दोनों को कंबाइन किया बट ने। तो बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इसके साथ कॉमा लाजिम है। नीचे नोटिस में लिख दिया है मैंने। अच्छा, नजीर बलोच साहब है, ठीक है, कोई मसला नहीं। Notice the use of the comma when a coordinating conjunction is joining two independent clauses. अब बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं और वो वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल होने के बजाय अपनी अपनी सर्टेन पोजीशंस पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस। अच्छा, लाजिम नहीं पेयर, पेयर का मतलब ये होता है कि वो फ्रेज की शक्ल में भी हो सकते हैं ना, दैट वर्क टुगेदर, काम करते हैं मिलकर, जैसे ईदर और। अब सेंटेंस के एक हिस्से में ईदर आएगा, दूसरे हिस्से में और आ जाएगा। नीदर नॉर, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। अब नॉट ओनली एक वर्ड नहीं है, फ्रेज है ना, बट ऑल्सो एक वर्ड नहीं है, फ्रेज है। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो एक दूसरे के साथ लाजिमो मलजूम होते हैं। यानी आप नॉट ओनली अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट ऑल्सो आगे जरूर आएगा। आप नीदर अकेला इस्तेमाल ना करें, नॉर लाजमी आएगा आगे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, नॉट ओनली not only am I finished studying for English, but I am also finished writing my history essay. ठीक है? तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो, और आपने देख लिया कि नॉट ओनली के बाद आई एम फिनिश्ड नहीं है, एम आई फिनिश्ड। ये सलीका है लिखने का। नॉट ओनली एम आई फिनिश्ड स्टडिंग फॉर इंग्लिश, न सिर्फ ये कि मैंने अपनी इंग्लिश की स्टडी कंप्लीट कर ली, खत्म कर दी, बट आई एम ऑल्सो फिनिश्ड राइटिंग माई हिस्ट्री एसे, बल्कि मैंने अपना हिस्ट्री का जो एसे था वो भी लिखना खत्म कर दिया या मुकम्मल कर दिया है। तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो का अच्छा कॉम्बिनेशन बताया गया है। आई एम फिनिश्ड विद बोथ माई इंग्लिश एसे एंड माई हिस्ट्री एसे। मतलब इसका ये था, ठीक है, इसका मतलब ये निकल। कोरिलेटिव कंजंक्शन के बाद आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये बेसिकली क्या होते हैं? ये वो कंजंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं बता चुका हूं। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉजेस हों, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जॉइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। A subordinate conjunction can signal a cause and effect relation. कैन लिखा है, मस्ट नहीं लिखा। अक्सर बेशतर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉज एंड इफेक्ट के लिए दो क्लॉजेस इस्तेमाल होते हैं। या इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो कॉज जो है वर्क हार्ड, इफेक्ट क्या है? यू विल सक्सीड, है ना। तो कॉज एंड इफेक्ट आता है अक्सर बेशतर। ठीक, अच्छा ये सवाल आया, मैं पढ़ लूं। तमाम कंजंक्शंस करवाने हैं? हाँ बिल्कुल करवाने हैं, क्यों नहीं करवाने। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है, और दरमियान में आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन a contrast or some other kind of relationship between the clauses। अच्छा, सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट नहीं आता, बाज़ औक़ात कंट्रास्ट भी आता है, एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं दो बातें। कभी कभी दूसरा कोई रिलेशन भी होता है, जैसे कहीं टाइम बताना है किसी चीज का, ठीक है ना, इस तरह से भी होता है। मिसालें आएंगी। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, जो आम कंजंक्शंस हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो कौन से हैं? बिकॉज, सिंस, एज, ऑल्दो,
या दो एक ही बात है, while, whereas, ये सारे until, है ना, before। ठीक है, अब सुने, मैं बता देता हूँ उसके बारे में। until तो एडवर्ब है, before तो एडवर्ब है, लेकिन sometimes they are combining two clauses, one dependent and one independent. That's why they are used as subordinating conjunction. Before adverb है, लेकिन as subordinating conjunction use होता है। Until adverb है, लेकिन as subordinating conjunction। When adverb है, लेकिन as subordinating conjunction use हो सकता है। कैसे, मैं मिसाल देता हूँ। I can stay out until the clock strikes 12। मैं रुक सकता हूँ कब तक, जब तक घड़ी ने 12 नहीं बजा। जैसे ही घड़ी 12 बजाएगी मैं नहीं रुकूंगा। तो until जो है ये एडवर्ब है, लेकिन साथ साथ कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। तो कौन से कंजंक्शन का? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, एडवर्ब एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये दो क्लॉजेस हैं। एक क्लॉज है आई कैन स्टे आउट, और दूसरा क्लॉज क्या है? अनटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 12। ये अनटिल जुड़ा हुआ है इसके साथ, इस क्लॉज का हिस्सा है। को अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस का कंजंक्शन क्लॉज का हिस्सा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजंक्शन क्लॉज का हिस्सा होता है। यानी इस सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ा जाए तो एक हिस्सा क्या बनेगा? आई कैन स्टे आउट, और दूसरा हिस्सा क्या बनेगा? अनटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 9। ठीक है, हाँ देखो सवाल आया ना। कैन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज? नेवर। उसकी वजह ये है कि फिर वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों कहलाएगा भाई? फिर तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो अब देखिएगा, हाँ, शायद एक और सवाल आया है। नहीं, सही, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा ये, here the adverb until functions as a subordinating conjunction। जो एडवर्ब है ना until, बेसिकली वो एडवर्ब ऑफ टाइम है और फाइनल लिमिट ऑफ टाइम को बताता है। लेकिन यहाँ पर एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है टू कनेक्ट टू आइडियाज, दो आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए। एक आइडिया क्या है? आई कैन स्टे आउट, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दूसरा क्या है? द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये अनटिल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको अलग लिख दूं ना, अनटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, तो ये अकेला कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। पहचान क्या है? द इंडिपेंडेंट क्लॉज कुड स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, but the dependent clause depends on the independent clause to make sense, otherwise it will not make any sense। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ कौन कौन से क्लॉजेज हैं? दो क्लॉजेज हैं। नंबर एक, यू विल सक्सीड। दूसरा क्लॉज क्या है? इफ यू वर्क हार्ड। तो इफ यू वर्क हार्ड जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अकेला सेंसलेस होगा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। लेकिन यू विल सक्सीड अकेला सेंटेंस भी बन सकता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एक और पहचान, एक और चीज याद रखिएगा, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, दरमियान में यूज होने वाले कंजंक्शन के साथ कॉमा नहीं आता। ठीक है, कॉमा नहीं आता। यही बात मैं वाजे कर रहा हूं अगली स्लाइड में, और से देखिएगा। द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डजंट नीड टू गो इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। लाजमी नहीं है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा मिडिल ऑफ द सेंटेंस में होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए जरूरी नहीं। इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज। बस ये याद रखिएगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज का हिस्सा होगा हमेशा।
when the dependent clause comes before the independent clause. जब आप डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले लिखेंगे तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़कर आएगा। जैसे बिफोर ही लीव्स मेक श्योर हिज रूम इज क्लीन। अब देखिए दो क्लॉजेस हैं, इसी सेंटेंस को अगर मैं यूं लिख दूं मेक श्योर हिज रूम इज क्लीन एक क्लॉज, बिफोर ही लीव्स तो फिर बिफोर से पहले कॉमा नहीं आएगा, ठीक है, बिफोर बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा लिखूं डिपेंडेंट क्लॉज पहले और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में तो क्या बनेगा, बिफोर ही लीव्स कॉमा। अब ये कॉमा क्यों आ रहा है, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉमा इज द रिप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन। बिफोर ही लीव्स कॉमा, अब ये कॉमा क्यों आ गया, क्योंकि मैंने मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिखने के बजाय बाद में लिखा है, जबकि उसकी ओरिजिनल पोजीशन पहले है और डिपेंडेंट क्लॉज की ओरिजिनल पोजीशन इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद है। लेकिन जब पोजीशंस चेंज कर दी गई तो अब बीच में एक नेचुरल शॉर्ट पॉज आएगा सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। जैसे बिफोर ही लीव्स यहां रुकना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे मेक श्योर हिज रूम इज क्लीन, उस नेचुरल शॉर्ट पॉज की जगह कॉमा आया है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले ले आऊं और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में ले जाऊं तो क्या होगा, मेक श्योर हिज रूम इज क्लीन बिफोर ही लीव्स। तो अब वो पॉज भी नहीं आया ना, वो पॉज नेसेसरी नहीं रहा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई तो बताएं मुझे, कोई सवाल हो तो पूछें ताकि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि थोड़ी मुश्किल बात है इसलिए कह रहा हूँ। क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। वासिफ इस वक्त इंडिया से हमारा ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इंडिया से लाइव अटेंड कर रहे हैं, माशाल्लाह खुशी हो रही है ये सोचकर, माशाल्लाह। नजीर साहब ने भी कह दिया क्लियर है। इफ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट, अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है तो यूज अ कॉमा बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले कॉमा इस्तेमाल होगा, ठीक है। अनस भी आ गए माशाल्लाह से, सही है भाई। तो आज हमने संडे का फायदा उठाकर इस वक्त क्लास रख ली, क्योंकि रात का कुछ नहीं भरोसा भाई, या तो इंटरनेट नहीं आ रहा होगा या लाइट नहीं आ रही होगी या दोनों नहीं आ रहे होंगे। मैंने कहा मैं भी कर दूं ताकि वरना आप लोग नाराज ना हो, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे सर एक हफ्ते से क्लास ही नहीं हो रही। आपसे ज्यादा मैं टेंशन में रहता हूँ जब क्लास नहीं होती तो, यकीन करें आप, बहुत टेंशन में रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ क्लासेस हों, लेकिन ये मालूम नहीं मुझे, जिस दिन इमरान खान कुर्सी से उतरा है उस दिन के बाद से वेरी नेक्स्ट डे से ये सिलसिला शुरू हो गया है, दो दो तीन तीन घंटे के लिए लाइट जा रही है। एक दिन पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। ये पाकिस्तान में क्या हो गया अचानक, क्या इमरान खान अपनी जेब में रख के ले गया इलेक्ट्रिसिटी, क्या हो गया ये समझ में नहीं आया। चले बहरहाल जो भी है सियासी मसला है। तो ये ले जाओ भाई, इफ द डिपेंडेंट क्लॉज में comes first use a comma before the independent clause। जैसे I drank a glass of water because I was thirsty। अब यहां बिकॉज बीच में आया है, कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है ना, बिकॉज यहां बीच में आया है दोनों क्लॉजेस के। एक क्लॉज क्या है, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा क्लॉज क्या है, बिकॉज आई वॉज थर्स्टी, ये बिकॉज जो है अगले क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ है, जब तो वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अगर सिर्फ ये होता आई वॉज थर्स्टी तो फिर तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर मैं इसको पलट के लिख दूं डिपेंडेंट क्लॉज पहले ले आऊं और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में, तो फिर मुझे कॉमा यूज करना पड़ेगा दरमियान में दोनों को ज्वाइन करने के लिए। जैसे बिकॉज आई वॉज थर्स्टी कॉमा आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। बात समझ में आई, डिपेंडेंट क्लॉज पहले है इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में, तो फिर कॉमा आएगा। जैसे ही आप, अच्छा अब एक चीज नई सीखो, एक नई चीज,
अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में, इसको फॉरवर्ड पैटर्न कहते हैं। शाबाश नजीर साहब, फॉरवर्ड पैटर्न कहते हैं। और अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले है, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में है, तो फिर कॉमा आएगा बीच में, इसको इनवर्स पैटर्न कहते हैं। शाबाश, याद है आपको इसका मतलब। तो फॉरवर्ड पैटर्न में इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज पहले आता है और डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आता है। इनवर्स पैटर्न में डिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आता है यानी मेन क्लॉज। व्हाट द आइडिया? यस, प्रीवियस क्लास में बताया था। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। गॉट इट, वेरी गुड। अब लिस्ट है कंजंक्शंस की। ये परेशान होते हैं ना स्टूडेंट, इसलिए मैंने एक जगह कर दी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं? फैन बॉयज। तो यूं याद हो जाएगा आपको, फैन बॉयज। फॉर एंड नॉर बट फॉर येट सो, फैन बॉयज याद रखेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से हैं? बोथ के साथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट या नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। ठीक है, ये है बस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं? सारे तो नहीं बताए जा सकते क्योंकि बहुत सारे हैं, मेजॉरिटी बता दी मैं आपको। आफ्टर है, ऑल्दो है, एज है, एज इफ है, एज लॉन्ग एज है, एज मच एज है। अच्छा मैं साथ से बताता हूँ, आफ्टर यूज होता है बात के लिए, है ना, तो सबको पता ही है। ऑल्दो, हालांकि। ठीक है ना। अच्छा, ये ऑन द हैंड या ऑन द अदर हैंड जो आप कह रहे हैं ना, ये बेसिकली कनेक्टिंग फ्रेजेस कहलाते हैं। आप इनको चाहें तो कंजंक्शन कह सकते हैं, कंजंक्शन है नहीं, ये पैराग्राफ राइटिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। यस, यू आर राइट, दे मे बी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बट बेसिकली दे आर कनेक्टिंग फ्रेजेस। ठीक है ना। चलें खैर। एज, जैसा कि, एज इफ। अब एज इफ का इस्तेमाल क्या है? यूं कहा जाए कि ही was scared as if he had seen some ghost. वो डर गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जैसे, एज इफ। एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक। जैसे मैं यूं कहूं कि एज लॉन्ग एज मैन हंटेड फॉर नॉलेज इन अ रैंडम सॉर्ट ऑफ वे, साइंस मेड नेग्लिजिबल प्रोग्रेस। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या है? जब तक। एज लॉन्ग एज यू कम, जब तक तुम आओगे। ठीक है ना। तो एज लॉन्ग एज मच एज, जितना उतना, जितना कहते हैं ना। एज सून एज का मतलब क्या होता है? जैसे ही। द रेन बिगेन टू फॉल एज सून एज वी सेट आउट। बारिश शुरू हो गई जैसे ही हम घर से निकले। एज दो और एज इफ सेम है। एज इफ और एज दो सेम है। बिकॉज तो आप जानते हैं, बिफोर भी जानते हैं, बाय द टाइम ये अनटिल के लिए इस्तेमाल होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन कॉन्ट्रेरी नहीं, ऑन द कॉन्ट्रेरी लिंक करेगी। हो सकता है कंजंक्शन कह सकते हैं इसको। बाय द टाइम है, इवन इफ, हत्ता के, यहां तक के, या अगर के मीनिंग में आता है। इवन दो सेम है। इफ, इन ऑर्डर दैट, या इन केस, या इन द इवेंट दैट। लेस्ट, अच्छा लेस्ट क्या है? LEST, लेस्ट। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे कहा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, तो हम कहते हैं लेस्ट। जैसे मैं कहूँ लेस्ट ही शुड फेल द
एग्जामिनेशन। तो लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तुम्हें मेहनत करना चाहिए, कहीं ऐसा ना तुम नाकाम हो जाओ। नाउ दैट वंस ओनली ओनली इफ प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि। सिंस तो आप जानते हैं सिंस और फॉर का यूज। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, बिल्कुल सही है। यू शुड फॉल डाउन, फेल डाउन नहीं, फॉल डाउन। शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। सो है, सपोजिंग दैट है, या सिर्फ दैट है, देन है, दो, टिल, अनले, ये तो आसान है, सबकी मीनिंग आप जानते हैं। तो ये वेयर, वेयर एज, वेयर एवर, वेदर और नॉट, है ना। वेदर और नॉट एक साथ इस्तेमाल होते हैं एक ही सेंटेंस में। वेदर ही इज कमिंग और नॉट, है ना। वाइल है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, और शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात याद रखिएगा। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, चल। आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं, टाइम भी पूरा हो चुका है और लेक्चर भी एंड हो चुका है। कल इंशाल्लाह हम इंटरजेक्शन की बात करेंगे। जो लोग ये लेक्चर नहीं ले पाए हैं 6:45 बजे, वो ये लेक्चर बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे गूगल क्लासरूम पर। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमने ये फैसला किया है कि हम पहले ही लेक्चर ले लेंगे। जो लोग अटेंड कर सकते हैं कर लेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।